हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से एक नए सेशन में। जैसा कि स्टूडेंट आपको ध्यान है कि अपनों ने डीएसएसबी एग्जाम के लिए एक डीएसएसबी सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट कर रखी है। इस सीरीज में स्टूडेंट अपने डीएसएसबी के पार्ट वन यानी जो कॉमन पेपर होता है सभी के लिए, उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको मॉक टेस्ट के थ्रू टच किया जाता है। और आज का जो मॉक टेस्ट है वो है जीके का, और ये जीके का मॉक टेस्ट टू है। इससे पहले अपने जीके का मॉक टेस्ट वन कंप्लीट कर चुके हैं, तो जिस भी स्टूडेंट ने वो नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और ये जितने भी मॉक टेस्ट हो रहे हैं ये पूरे के पूरे बेस्ड हैं डीएसएसबी के एग्जाम पैटर्न पर। इन मॉक टेस्ट में आपको यह पता चल जाएगा कि किस प्रकार के डीएसएसबी क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछ रहा है, और ये लेक्चर बहुत शानदार रहने वाला है। इसी के साथ ये लेक्चर उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि डीएसएसबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एग्जाम टीचिंग पोस्ट के लिए हो या नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हो। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, कहता है कि 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितने निदेशक तत्व जोड़े या संशोधित किए गए। और आपको ध्यान है कि टाइम टाइम पर भारतीय संविधान में संशोधन होते रहते हैं, और प्रत्येक संशोधन में भारतीय संविधान में कुछ ना कुछ जोड़ा जाता है और कुछ ना कुछ हटाया जाता है। तो ये पूछ रहा है कि जो एक 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें निदेशक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ा था, यानी कितने जोड़े थे या कितने हटाए थे। तो देखिए इस संविधान संशोधन में 4 नए निदेशक तत्वों को जोड़ा गया था। अब ये निदेशक तत्व कौन कौन से हैं उससे पहले मैं आपको बताता हूं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि निदेशक तत्वों में कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। तो अब तक स्टूडेंट 4 बार निदेशक तत्वों में संशोधन हुआ है। एक तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था, उसके बाद हुआ था 44 में हुआ था, नेक्स्ट हुआ था 86 में, और उसके बाद हुआ था 97 में। ये 4 बार या 5 बार लगातार किसी ना किसी स्टेट एग्जाम में पूछा है कि निदेशक तत्वों में कितनी बार संविधान संशोधन हुआ है। तो 4 बार हुआ है। और अपना क्वेश्चन देखिए, अपना क्वेश्चन पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में निदेशक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ा था। तो 4 नए निदेशक तत्वों को जोड़ा गया था, और वो निदेशक तत्व स्टूडेंट कौन से थे। पहला था 39A। क्या था 39A। उसके बाद था 39F। उसके बाद था स्टूडेंट 43A, और उसके बाद था 48A। ये 4 नए निदेशक तत्वों को जोड़ा गया था 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। अब ये कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूं शॉर्टली। देखिए 39A क्या बोलता है। 39A बोलता है कि गरीबों को निशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। ये एक निदेशक तत्व जोड़ा गया था 39A। इसमें क्या बोला जाता है कि गरीबों को निशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी, ये इसमें बोला गया है। उसके बाद देखिए 39F में क्या बोला गया है। 39F में बोला गया है कि जो बंधुआ मजदूरी करते हैं बच्चे, यानी छोटे छोटे जो बाल श्रम करते हैं, तो उसके बारे में इस एक्ट में बताया गया है शोषण के विरुद्ध उनकी रक्षा की जाएगी। यानी 39F में क्या बताया गया है, शोषण के विरुद्ध बच्चों की रक्षा की जाएगी, यानी बच्चों का शोषण नहीं किया जाएगा, इसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद देखिए 43A। 43A में क्या बताया गया। 43A में बताया गया कि जितने भी उद्योग होंगे उसमें श्रमिकों की भागीदारी होगी। मान लो कोई भी एक बड़ी टेक्सटाइल ऑफिस है, उसमें कुछ परसेंट श्रमिकों का होगा। जैसे आपने कूली मूवी देखी होगी अमिताभ बच्चन की, तो उसमें कूलियों का कुछ ना कुछ परसेंट होता है उस मैनेजमेंट में, यानी 1 या 2 व्यक्ति रहेंगे उस पूरी की पूरी मैनेजमेंट टीम में। ये अपने को 43A बताता है। तो उसके बाद देखिए 48 कहता है कि हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, उसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए, ये राज्य का दायित्व होगा। ये 4 नए एक्ट निदेशक तत्व जो कि 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। आपको ये पता होना चाहिए कि जो निदेशक तत्व हैं ये कहां से लिए गए हैं। ये लिए गए आयरलैंड से। यानी इस
एक क्वेश्चन के बदौलत आपने काफी कुछ सीख लिया। पहला कि अब तक निदेशक तत्वों में कितनी बार संशोधन हुआ है, वो 4 बार हुआ है। कौन कौन सा स्टूडेंट, एक तो 42वां, एक 44वां और एक 97 और एक हुआ था स्टूडेंट 86 में। इन 4 संविधान संशोधनों में कुछ ना कुछ जोड़ा गया था, किसमें, निदेशक तत्वों में, और अपने से 42वें में पूछा गया था। तो 42वें में 4 जोड़े गए थे, 39A, 39F, 43A, 43A और 48A, यानी 4 जोड़े गए हैं। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो निदेशक तत्व हैं ये कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनी संसद का प्रावधान करता है। कहता है कि कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि भारत में द्विसदनी संसद है। तो देखिए पहला दे रखा है अनुच्छेद 59। अनुच्छेद 59 ये बताता है कि राष्ट्रपति के पद के लिए क्या शर्तें होंगी। तो ये तो बताता है राष्ट्रपति के लिए। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 59 ये बताता है कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या शर्तें होंगी, वो अनुच्छेद 59 बताता है। अनुच्छेद 79 ये बताता है कि जो भारत में एक संसद होगी, यह संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो जो अपना आंसर है ना स्टूडेंट, वो है अनुच्छेद 79। अनुच्छेद 79 ये बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर एक संसद बनेगी, यानी द्विसदनी संसद होगी। तो अपना आंसर हुआ 79। इसके बाद अनुच्छेद 89। तो अनुच्छेद 89 ये बताता है कि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा, यानी उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा। और इसी में उपराष्ट्रपति की भी चर्चा की गई है। अनुच्छेद 89 क्या बताता है, अनुच्छेद 89 ये बताता है कि राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा, और उपराष्ट्रपति की भी चर्चा की गई है इसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है। वाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी। देखिए महात्मा गांधी ने कई पुस्तकें लिखी हैं। अगर मैं उनकी फेमस पुस्तक का नाम लिखूं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, वो है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यानी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये आपको बुक याद रखनी चाहिए। ये महात्मा गांधी जी ने लिखी है, जो 1927 में लिखी थी। कई बार ये पूछा जाता है कि जो सत्य के साथ मेरे प्रयोग है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी बुक है, ये कब लिखी गई थी। तो ये 1927 में लिखी गई थी। उसके बाद है हिंद स्वराज, एक बुक इन्होंने हिंद स्वराज लिखी थी जो 1909 में लिखी गई थी। यानी 2 बुक मैंने बता दी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, ये 2 बुक। इसी के साथ एक बुक और लिखी थी, वो लिखी थी मेरे सपनों का भारत, जो 1947 में लिखी गई थी। 3 बुक, और एक बुक और थी दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह है। ये 4 बुक बार बार जो एग्जामों में पूछी जाती है, ये आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा पहली बुक याद रखनी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये किसकी लिखी बुक है, तो ये महात्मा गांधी की बुक है। अपने से पूछा व्हाई आई एम एथिस्ट, ये बुक किसकी है, तो ये बुक है भगत सिंह की। जब ये लाहौर जेल में थे तब इन्होंने ये बुक लिखी थी, और इसमें इन्होंने कहा था कि किसी भी ईश्वरीय सत्ता को मानने से इन्होंने इनकार कर दिया था कि कोई देवी शक्ति नहीं है। ये बुक किनकी है, ये बहुत बार पूछी गई है, व्हाई आई एम एथिस्ट। तो ये आपको याद रखनी है। महात्मा गांधी ने लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके बाद इसी से एक मिलती जुलती बुक और लिखी थी राजा राम मोहन राय ने, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, यानी एकेश्वरवाद को उपहार। इन्होंने कहा था, एक ही ईश्वर को मानने के लिए बताया था। इस बुक का नाम है गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। ये बुक बहुत अच्छी है और आपको पढ़नी भी चाहिए। ये लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कुछ बुक लिखी थी। अंबेडकर द्वारा 2 बुक लिखी गई थी जो आपको पता होनी चाहिए। तो पहली लिखी थी अनटचेबल, कौन सी, अनटचेबल, और दूसरी लिखी थी उन्होंने बुद्ध या कार्ल मार्क्स, जो कि 1956 में लिखी गई थी। ये दोनों बुक जो आपको याद रखनी है, पहली है अनटचेबल,
दूसरी है बुद्ध या कार्ल मार्क्स जो 1956 में लिखी गई थी। देखिए क्वेश्चन भले एक है, अब तक अपनों ने 3 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 3 क्वेश्चन में अपनों ने लगभग 20 क्वेश्चनों जितना मटेरियल पढ़ लिया है। तो मैंने आपको बताया था इन चारों ने कौन कौन सी बुक लिखी है। तो देखिए राजा राम मोहन राय ने लिखी थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, और महात्मा गांधी ने लिखी थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, हिंद स्वराज, दक्षिणी अफ्रीका में सत्याग्रह है। उसके बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखी है द अनटचेबल, और लिखी है बुद्ध या कार्ल मार्क्स, और भगत सिंह ने लिखी थी वाई एमेथिस्ट, ये लिखी थी लाहौर जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है कि बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो स्टूडेंट ये की थी रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसी द्वैध शासन को समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। शुरुआत तो किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन अंत किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। अब द्वैध शासन क्या होता है? अगर अपने थोड़ा सा पीछे जाते हैं मुगल काल में, तो मुगल काल में बंगाल में दो चलते थे, दो पद चलते थे। एक तो चलता था दीवानी, कौन सा? दीवानी। और एक चलता था निजाम। अब दीवानी का क्या काम था, निजाम का क्या काम था? देखिए दीवानी का काम होता था सैनिक की प्रतिरक्षा करना या सैनिक की रक्षा के बारे कार्य करना, पुलिस, न्याय प्रशासन, ये सारे के सारे काम थे दीवानी के। यानी पुलिस का काम करना, सैनिकों के बारे में रखना नॉलेज, पुलिस न्याय के बारे में नॉलेज रखना, ये सारे दीवानी के काम थे। और निजाम का क्या काम था? देखिए निजाम का काम होता था दूसरा, जो इसको बोलते थे दीवान। क्या बोलते थे? दूसरा पद था दीवान। यानी पहला, सॉरी मैं उल्ट बोल रहा हूं, देखिए पहला निजाम का काम था, जो निजाम का काम था वो पुलिस के बारे में पता करना, न्याय के बारे में पता करना, सैनिकों के बारे में पता करना। और जो दीवानी का काम था ना स्टूडेंट, वो था राजस्व यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में नॉलेज रखना। ये दोनों अलग अलग पद थे मुगल काल में। कौन थे? ये अलग अलग व्यक्ति चलाते थे। जब रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हराया, तो उसके बाद ये दोनों पद ब्रिटिश कंपनी ने अपने अंडर कर लिए। कहने को तो ये व्यक्ति दोनों पद कौन चला रहा था? ये बंगाल का निजाम चला रहा था, लेकिन इसको पीछे से हैंडल कौन कर रहा था? इसको पीछे से हैंडल कर रहा था रॉबर्ट क्लाइव। इस कारण ये द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हुई थी। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जो ब्रिटिश का बाबर किसे कहते हैं? ब्रिटिश भारत का बाबर तो रॉबर्ट क्लाइव को कहते हैं। इसी को चालाक लोमड़ी के बारे, चालाक लोमड़ी की संज्ञा दी गई है। तो ये दोनों पद ना स्टूडेंट, जो एक तो दीवानी था और एक निजाम था, ये दोनों पदों को स्टूडेंट रॉबर्ट क्लाइव ने अपने अंडर कर लिया था। कहने को तो ये पद कौन चला रहा था? कहने को ये पद चला रहे थे जो बंगाल के नवाब थे, लेकिन इसको हैंडल कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। और कई बार एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है पीजीटी हिस्ट्री या टीजीटी एसएसटी में। वो क्वेश्चन क्या होता है? अधिकार तो किसके पास था? अधिकार था ब्रिटिश के पास। यानी इन दोनों पदों को चलाने का अधिकार किसके पास था? ब्रिटिश के पास। अधिकार था ब्रिटिश के पास, और दायित्व कौन निभा रहा था इन पदों का? रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा था नवाब। और ये कहते हैं, ये बोला जाता है कि उत्तरदायित्व रहित अधिकार, यानी उत्तरदायित्व तो थे लेकिन अधिकार नहीं था ब्रिट नवाबों के पास। उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी लेकिन अधिकार नहीं थे। और यही उल्टा बोला जाता है ब्रिटिश के पास दायित्व नहीं थे लेकिन अधिकार था। बोला जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश के पास दायित्व नहीं थे लेकिन अधिकार था। ये किसके बारे में इंगित करता है? ये बताता है द्वैध शासन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। भारत में साइमन कमीशन के आगमन से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी? देखिए साइमन कमीशन से जस्ट पहले कौन सी घटना घटी थी भारत में? आपको इस क्वेश्चन को पता यानी उत्तर पता होने के लिए सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन कब घटा था। देखिए साइमन कमीशन की यह घटना घटी थी, इंसिडेंट हुआ था, यह हुआ था 3 फरवरी 1928 में। यानी 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था, 3 फरवरी 1928 में। अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जो इस घटना से पहले हुआ था। तो ये तो हुआ था 1928 में साइमन कमीशन। अगर मैं बात करता हूं गांधी इरविन समझौता, यह हुआ था 1931 में जब भगत सिंह जेल में था। तो यह तो 1931 में हुआ था। और यहां अपना समझौता हुआ था, साइमन कमीशन आया था 1928 में। यानी ये तो हो नहीं सकता, ये तो कट चुका है। उसके बाद था प्रथम गोलमेज सम्मेलन। यह घटना घटी थी
नवंबर 1930 में, यानी ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था अगस्त यानी 8 अगस्त 1942 में, ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ऑप्शन काकोरी षड्यंत्र, यानी काकोरी षड्यंत्र, ये हुआ था साइमन कमीशन से पहले, और ये हुआ था स्टूडेंट 9 अगस्त 1925, यानी साइमन कमीशन आया था 1928 और ये घटना घटी है 1925 में। तो जो अपना ऑप्शन बनता है वह फोर्थ। देखिए, जितने भी ऑप्शन मैं आपको ले रहा हूं कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ताकि आपको बार बार चार चार क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े, एक ही क्वेश्चन में आप सारा कुछ सीख जाएं। अगर आपको ये लेक्चर या मेरे पढ़ाने का कुछ तरीका अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको लेक्चर कैसा लग रहा है। और इसी के साथ इस लेक्चर की पूरी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है DSSB एग्जाम प्रिपरेशन। बहुत बार पूछते हैं एग्जाम प्रिपरेशन, आप इस को सर्च करोगे टेलीग्राम पर तो आपको ये पूरी पीडीएफ वहां मिल जाएगी। और इसी के साथ इस प्रकार के ढेरों सारे क्वेश्चन, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश के क्वेश्चन आपको मेरे फेसबुक पेज जिसका नाम है DSSB एस्पिरेंट, यहां मिल जाएंगे आपको। और एक मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहां भी आपको रील्स के द्वारा डेली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका नाम है, पेज का नाम है DSSB क्लासेस, ये आपको मिल जाएंगे। ये सारे के सारे आपको वहां लेक्चर, पीडीएफ सब मिल जाएंगे आपको। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्न में से कौन से राज्य में अष्टमुड़ी झील स्थित है? ऐसा कौन सा राज्य है जहां आपको अष्टमुड़ी झील पता मतलब स्टेबल है? तो अगर मैं पहले बात करता हूं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में एक फेमस झील है लोनार। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोनार झील कौन से राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में तो लोनार झील है। अगर तमिलनाडु की बात करूं तो तमिलनाडु में एक फेमस झील है कोलेरू झील, जो आंध्र प्रदेश में है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, या तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश है। उसके बाद अगर मैं आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील, कौन सी? कोलेरू झील। उसके बाद मैं बात करूं, अपने से पूछी थी अष्टमुड़ी झील, तो ये जो अष्टमुड़ी झील है स्टूडेंट वो है केरल में। कहाँ है? केरल में। आपको एक झील और याद रखनी है, कौन सी मैंने अभी आपको बताई थी? लोनार झील। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछी गई है, लोनार झील कौन से जिले में है। और आंध्र प्रदेश में एक और झील है फेमस जिसका नाम है कोलेरू झील। कौन सी? कोलेरू झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात यानी वाटरफॉल गोवा में स्थित है? तो अगर आपने एक मूवी देखी होगी स्टूडेंट, मूवी का नाम है चेन्नई सुपर एक्स या चेन्नई एक्सप्रेस। ये मूवी में शाहरुख खान मीट करता है एक झरने के नीचे, ट्रेन रुकती है, वो है दूध सागर वाटरफॉल। ये है गोवा में स्थित है स्टूडेंट। कहाँ स्थित है? उन्होंने पूछा था कि गोवा राज्य में कौन सा वाटरफॉल है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है स्टूडेंट, बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि दूध सागर वाटरफॉल कौन से राज्य में स्थित है। ये है गोवा राज्य में। इसी के साथ मैं 3 और वाटरफॉल की बात करता हूं, ये भी आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट। पहला है, दूसरा है डुडुमा जो वाटरफॉल है स्टूडेंट, यह है ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित है। कहां पर? ओडिशा और आंध्र प्रदेश की सीमा रेखा पर स्थित है। और एक नदी है मचकुंड नदी, उस पर बना हुआ है। कौन सा? डुडुमा वाटरफॉल कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये मचकुंड पर। और ये कौन से राज्यों में है? ये 2 राज्यों में की सीमा पर बना हुआ है, एक तो ओडिशा और एक आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है गोकाक वाटरफॉल। कहाँ है? ये वाटरफॉल है स्टूडेंट कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। और अगर मैं नदी की बात करूं तो ये कौन सी नदी पर है? तो ये घटप्रभा पर। कौन सी नदी पर है? तो ये घटप्रभा नदी पर बना हुआ है। कौन सा वाटरफॉल? गोकाक वाटरफॉल। और एक है शिव सुंदरम वाटरफॉल स्टूडेंट, ये है कर्नाटक के मैसूर जिले में। यानी ये जो दोनों वाटरफॉल है लास्ट वाले, ये हैं गोकाक और शिव सुंदरम, ये दोनों कर्नाटक में स्थित हैं। और डुडुमा ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर बना हुआ है। और ये दूध सागर, आप मूवी देखना आज ही चेन्नई एक्सप्रेस, वहां आपको ट्रेन रुकती मिलेगी और एक झरना बना हुआ है, ये है गोवा राज्य में। कहाँ है? गोवा राज्य में। ये देखिए स्टूडेंट, बहुत ही सुंदर दृश्य है, यहाँ ट्रेन रुकती है, ये झरना बहता होता है। आप गाने में भी देख सकते हैं, यूट्यूब में भी देख सकते हैं। ये है दूध सागर वाटरफॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट, कहता है कि बुद्ध पूर्णिमा हिंदू महीने में कौन से पूर्णिमा को मनाई जाती है?
अगर मैं बात करूं कि बुद्ध पूर्णिमा कौन से महीने में मनाई जाती है, तो देखिए बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है वैशाख पूर्णिमा को, यानी जब वैशाख का मंथ आता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, तो उस मंथ में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। और इसी दिन आपको ध्यान है, एक फेमस मेला लगता है राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में, गोमतेश्वर मेला, मात्र कुंडिया मेला, जिसको आदिवासियों का कुंभ बोला जाता है, यह भी इसी दिन लगता है, वैशाख में। बुद्ध पूर्णिमा कब मनाई जाती है? यह मनाई जाती है वैशाख पूर्णिमा को। अगर मैं ज्येष्ठ पूर्णिमा की बात करूं, तो इस दिन पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। कौन सी पूर्णिमा मनाई जाती है? पीपल पूर्णिमा। वैशाख को तो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, ज्येष्ठ को पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है, और इसी के साथ एक ऑप्शन और है, आषाढ़। तो आषाढ़ की पूर्णिमा को एक फेमस पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसको बोलते हैं गुरु पूर्णिमा। कौन सी? गुरु पूर्णिमा। इस दिन तो मनाई जाती है कौन सी पूर्णिमा? इस दिन मनाई जाती है, वैशाख के दिन तो मनाई जाती है बुद्ध पूर्णिमा। यानी इस दिन क्या हुआ था? बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो वैशाख पूर्णिमा इस कारण फेमस है। उसके बाद ज्येष्ठ की पूर्णिमा, इस दिन पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन इसकी पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा मनाई जाती है। आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, जिसी पूर्णिमा को अपने व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गुरुओं का पूजन किया जाता है। अगर मैं यानी भादो यानी भाद्रपद पूर्णिमा की बात करूं, तो इस दिन से आपको ध्यान होगा, श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होता है। यानी जो श्राद्ध अपने 15 दिन के होते हैं, इस दिन श्राद्ध स्टार्ट होते हैं और अश्विन माह को ये खत्म हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको 4 पूर्णिमा बता दी। विशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ पूर्णिमा जिसको पीपल पूर्णिमा कहते हैं, भद्र पूर्णिमा यानी इस दिन श्राद्ध स्टार्ट होते हैं, आषाढ़ पूर्णिमा इस दिन गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, गुरुओं का पूजन किया जाता है, जिसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार मी दम मी फी मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये कल्चर रिलेटिव क्वेश्चन है। कई बार ऑनलाइन एग्जाम में पूछा गया है। कहता है कि किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित मी डम मी फी त्योहार मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। 31 जनवरी 30 जनवरी के करीब मनाया जाता है। इसमें एक तरह से अपने पूर्वजों को याद किया जाता है इस दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशन कुमारी, माया राव, कुमुदनी लाखिया, ये किसके फेमस कलाकार हैं? यानी कौन सा ऐसा डांस है जिसकी ये फेमस डांसर हैं, यानी नृत्यांगन है? इसी के साथ एक नाम और आता है, शोभना नारायण। ये भी इसी डांसर की एक फेमस नृत्यांगना है, शोभना नारायण। आपसे पूछा, ये 4 जो नाम दे रखे हैं आपकी स्क्रीन पर, रोशन कुमारी, माया राव और कुमुदनी लाखिया, ये किसके प्रख्यात कलाकार हैं? तो स्टूडेंट, ये हैं कथक के फेमस कलाकार। किसके? कथक के फेमस कलाकार हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आपको याद रखना चाहिए चारों नाम, इनमें से कोई 2 नाम देके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट, विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान कीजिए जो वाद्य संयंत्र सुरोद से जुड़ा हुआ है। यानी अपने को बताना है कि इन चारों जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर हैं, इनमें से ऐसा कौन सा प्लेयर है जो सुरोद को यूज करता है। अगर मैं पहले बात करूं, सबसे पहले हरि प्रसाद चौरसिया, आपने इनका बहुत फेमस नाम सुना होगा। ये एक तबला वादक है, यानी ये तबला इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया। यानी ये तो हो नहीं सकता, ये कट चुका है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरि प्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र का यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है तबला का। उसके बाद है अन्नपूर्णा देवी, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये करती है सुर बहार, एक वाद्य यंत्र होता है सुर बहार, जो कि सितार से मिलता जुलता है, याद रखना। अगर आप सर्च करना सुर बहार और सितार में दोनों 90% सिमिलरिटी है। तो अन्नपूर्णा जो देवी हैं, वो किस वाद्य यंत्र का यूज करती हैं? सुर बहार का। नेक्स्ट है विलायत खान, ये यूज करते हैं सितार वाद्य यंत्र का। किस वाद्य यंत्र का? सितार वाद्य यंत्र का। तो हरि प्रसाद चौरसिया करते हैं तबला का, अन्नपूर्णा करती है सुर बहार का, और विलायत खां करते हैं सितार का। उन्होंने पूछा था कि सुरोद वाद्य यंत्र का कौन यूज करता है, तो वो करते हैं इलाउद्दीन खान। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रहे हो, तो आपको एक चीज तो पता चल गई होगी
कि कुछ क्वेश्चन तो आपको संविधान से आते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से पूछे जाते हैं। जैसे मैंने आज 2 क्वेश्चन लिए, एक तो जलप्रपात का और एक मैंने क्वेश्चन लिया था, आपको और याद होगा, तो 2 क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी के लिए, अब 2 क्वेश्चन मैं 3 क्वेश्चन कल्चर के ले रहा हूं। जिस प्रकार का पैटर्न डीएसएस भी पूछ रहा है, मैं उसी क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा अनब्रेकेबल भारत के निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक है एक अनब्रेकेबल। पूछा गया कि कौन से स्पोर्ट्स पर्सन ने लिखी है, तो ये लिखी है एमसी मैरी कॉम ने। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगातार बार बार किसी ना किसी डीएसएसबी एग्जाम में पूछा जा रहा है, एक किसी स्पोर्ट्स पर्सन की पुस्तक, वो किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक लिखी है अनब्रेकेबल, ये लिखी है एमसी मैरी कॉम ने। मैं आपको कुछ बुक दिखाता हूं, लगभग 12 या 13 बुक हैं जो आपको याद रखनी है, किसी ना किसी शिफ्ट में वो क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। तो बुक देखिए स्टूडेंट। एक बुक तो ये रही सचिन तेंदुलकर, जो एनटीपीसी और डीएसएसबी में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। नाम है प्लेइंग इट माई वे, ये सचिन तेंदुलकर की है। उसके बाद कपिल देव की एक बुक है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये मैं ऑलरेडी डीएसएसबी एग्जाम प्रिपरेशन टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं। मैरी कॉम, जो अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था अनब्रेकेबल, ये इसकी बुक है। मिल्खा सिंह द रेस ऑफ माई लाइफ, ये पूछी गई। पीटी उषा गोल्डन गर्ल से नाम से है। सानिया नेहवाल प्लेइंग टू विन, और युवराज सिंह की बुक बहुत अच्छी है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, कैंसर के बाद लिखी थी इन्होंने। सानिया मिर्जा एस अगेंस्ट ओड्स, सुनील गावस्कर सनी डेज, रिकी पॉन्टिंग एट द क्लोज ऑफ प्ले, शेन वारंग लास्ट डीएसएस में पूछी जा चुकी है। नो स्पिन किसकी बुक है? तो ये शेन वॉर्न की है। अभिनव बिद्रा ए शॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, इसी प्रकार विश्वनाथ आनंद की माइंड मास्टर विनिंग, ये एसएससी एचएससीएल में पूछी जा चुकी है। वीवीएस लक्ष्मण की बुक है 281 एंड बियॉन्ड। ये सारी बुक आपको याद करके जानी है, लगभग 14 बुक्स हैं। किसी ना किसी शिफ्ट में अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो इन 14 में एक क्वेश्चन आपको देखने को पक्का मिलेगा। क्वेश्चन देखिए 14, कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है, यानी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है कि सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 25 दिसंबर को। और ये क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। हर साल जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म आता है 25 दिसंबर को, उस टाइम ये गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, यानी सुशासन दिवस मनाया जाता है। आपको यह बताना है कि हर साल 12 सितंबर को क्या मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, जो करंट अफेयर से है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। कहता है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 किसने जीता? आपको ध्यान है सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल रत्न में, यह पुरस्कार किसको मिला है? तो यह पुरस्कार मिला है एक तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। किसको? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज को। और आपको यह बताना है कि यह पुरस्कार इनको कौन से खेल के लिए मिला है, यानी दोनों व्यक्ति कौन से खेल से संबंधित हैं। इस बार ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत प्रबल है। या तो आप पीजीटी 2000 अभी जो इंग्लिश का होगा उसमें पूछ सकते हैं, या आगे जितने एग्जाम होंगे उनमें पूछा जा सकता है। 2 तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ये दोनों किस खेल से संबंधित हैं, या पूछा जाएगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2023 किसे मिला है। तो इन दोनों व्यक्तियों को मिला है। आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर नीरज चोपड़ा को मिला था। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि लेखक जिन्हें 2023 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया पॉल लिंच को। किनको? पॉल लिंच को 2023 बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पॉल लिंच को दिया गया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी प्रोफेट सॉन्ग, इसको लगभग लिखने में इनको 10 साल लगे थे, तब जाके इन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी और ये पुरस्कार मिला किसको? पॉल लिंच को, प्रोफेट सॉन्ग के लिए। अब कुछ ऐसे भारतीय चुनिंदा राइटर हैं जिनको ये बुक
यानी ये पुरस्कार मिला हुआ है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको देखते हैं। मैं आपको बता देता हूं, एक तो बुकर पुरस्कार होता है और एक होता है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। मैं दोनों की बात करता हूं कि ऐसे कौन से भारतीय हैं जिनको ये दोनों पुरस्कार मिले हुए हैं। देखिए, 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको ये बुकर पुरस्कार ऑलरेडी मिल चुका है भारत के। पहली है अरुंधति रॉय, जिनको उनकी बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। उसके बाद है किरण देसाई, जिनको अपनी बुक द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए मिला था। और लास्ट है द अरविंद अडिगा, जिनको द वाइट टाइगर के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये 3 नाम तो आपको ओरली याद होने चाहिए। जब भी पूछें आपकी जबान पर सीधा नाम आना चाहिए कि 3 ऐसे कौन से व्यक्ति हैं, कौन सी बुक है जिनके लिए इनको बुकर पुरस्कार दिया गया था। एक और जो लास्ट ईयर 2022 में ये पुरस्कार दिया गया है, यह है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। एक तो बुकर पुरस्कार होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है। यह दिया गया था लास्ट ईयर 2022 में गीतांजलि श्री, जिनको उनकी बुक टॉम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि के लिए दिया गया था। ये क्वेश्चन तो जितने भी एग्जाम हुए थे 2023-22 में, सब में पूछा गया था और कई बार डीएसएस भी स्टैटिक जीके के में इसको यूज कर सकता है, तो आपको याद करना है इस पुरस्कार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगोलिया की राजधानी का क्या नाम था? मंगोलिया है, उसकी राजधानी का नाम क्या है? उसकी राजधानी का नाम है उलान बटोर। कौन सी है? उलान बटोर। अगर मैं 2 और नाम 3 देखूं तो पहला है मापुटो, ये है मोजाम्बिक देश है, उसकी राजधानी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है, मोजाम्बिक देश। उसकी राजधानी का नाम क्या है? मापुटो। एक है अलमाटी, आपको ध्यान होगा अलमाटी एक फेमस था किसके लिए? सेबों की खेती के लिए फेमस था, और ये कजाकिस्तान का हिस्सा था। पहले कजाकिस्तान की राजधानी थी अलमाटी, लेकिन अब कजाकिस्तान की जो राजधानी है उसको चेंज कर दिया गया, उसका नाम है अस्ताना। पहले क्या थी? अलमाटी। और मापुटो किसकी राजधानी है? मापुटो है मोजाम्बिक देश की। उलान बाटोर मंगोलिया की है। और आपको ये बताना है कि डकार, जो डकार है, ये कहाँ की राजधानी है? और ये भी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है, उसका नाम सै से पड़ता है। आपको बताना है कि कौन सा, कमेंट में बताना है कि कौन सा देश है डकार जिसकी राजधानी ये है। और आप अगर इसको सर्च भी कर सकते हो तो करना जरूर, क्योंकि जो चीजें मैं आपसे पूछता हूं ना, वो कहीं ना कहीं आपके लिए रेलेवेंट होंगी एग्जाम में। कल को आपको पछतावा ना हो, कम से कम उनको जरूर सर्च करें कि क्या क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं पता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए 18, ऊंची जाति की दुल्हन और निचली जाति के दूल्हे की शादी को किस रूप में जाना जाता है? देखिए, पूरा लेक्चर में विवाह कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से विवाह फेमस हैं, वो मैं सारे करा चुका हूं डीएसएसबी के लिए स्टैटिक जीके में। अगर वो आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए, ऊंची जाति की दुल्हन और निचली जाति के दूल्हे की शादी को किस रूप में माना जाता है? तो ये एक प्रकार होता है प्रतिलोम विवाह। आप 8 प्रकार के विवाह को देखेंगे। प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? इसमें तो जो लड़की होती है ना स्टूडेंट, वो काहे की होती है? लड़की उच्च कुल की होती है। जैसे लड़की हो ब्राह्मण की, किसकी? ब्राह्मण की। और लड़का हो निचली जाति यानी क्षत्रिय का। तो ये जो विवाह माना जाता है ना स्टूडेंट, ये वो माना जाता है प्रतिलोम विवाह। आपने कई राजे देखे होंगे पुराने काल में, जो ब्राह्मणों की लड़कियों से शादी करते थे, तो उसको प्रतिलोम विवाह बोला जाता है। अब कमेंट बॉक्स में ये मत कहना कि मैं जातिवाद फैला रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग ऐसा मानते हैं। ये कोई ऐसा जातिवाद नहीं है, ये ओनली कंटेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए स्टूडेंट, भारत में मूल्य वर्धित कर यानी वैल्यू एडिड टैक्स, जिसको वेट बोलते हैं, किस वर्ष में लाया गया था? तो ये लाया गया था स्टूडेंट 1 अप्रैल 2005 से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वैट भारत में कब से लगना स्टार्ट हुआ है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये लगना स्टार्ट हुआ 2005 से। और सब में सबसे पहले ये किस देश में स्टार्ट हुआ था? तो ये स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। कहाँ स्टार्ट हुआ था? फ्रांस में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो देखिए, भारतीय निदेशक, जो भारतीय रिजर्व बैंक है आरबीआई, इसके केंद्रीय निदेशक मंडल की नियुक्ति 4 वर्षों के लिए की जाती है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्षों के लिए की जाती है। ये थे स्टूडेंट हमारे आज के 20 क्वेश्चन। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। और ये 20 क्वेश्चन नहीं थे, आप 20 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 80 क्वेश्चन आप आज इस वीडियो में सीख के गए हैं।
धन्यवाद स्टूडेंट।